नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको करवाएंगे अनुपात एवं समानुपात, जिसको क्या बोलते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, आप पढ़ के भी आए होंगे रेशो। मान लीजिए ये ए और बी का रेशो है, गिवन है मुझे 2:3। रेशो क्या होता है? स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं और आपके पास 500 रुपये हैं। अगर इनको रेशो में बदलूंगा मैं 2 0 से काट के, क्या होगा? 1:5। मतलब आपकी क्वांटिटी क्या होगी? ये रुपए की बात करूँ तो मेरे पास 1 है, आपके पास 5 है। अगर मैं रेशो की बात, इससे स्मॉल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वैसे केजी की बात करूं तो मेरे पास 1 केजी है, आपके पास 5 केजी है। मान लीजिए आपकी क्वांटिटी 25 किलो है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि ये 5 गुना है, तो ये कितना होगा? 5 केजी। ठीक है दोस्तों, इसको रेशो कभी भी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट ही रहता है। अगर ए रेशो बी 2 और 3 का रेशो गिवन है और बी रेशो सी क्या है? 4:5। तो देन क्या फाइंड करना है मुझे? ए रेशो बी रेशो सी रेशो फाइंड आउट करना है। तो इसका आपको एक तरीका बताता हूँ ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट करने का। ए के नीचे ए की वैल्यू 2, बी के नीचे बी की वैल्यू 3। लेकिन बी की वैल्यू दोबारा क्या गिवन है? 4, और फिर क्या गिवन है? सी की 5। तो देखिए यहाँ पर रेशो का साइन लगाइए। 3 की साइड में क्या होगा? यहाँ से चलिए, जो इसके पास होगा वही चलेगा। यहाँ 3, यहाँ इसके नीचे ये स्पेस खाली है, ये यहाँ पर स्पेस भर दिया हमने, ये खाली था। तो यहाँ पर 4 के नज़दीक क्या है? 4 ही है, तो 4 ही लिखते हैं। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15। तो कितना आया? ए रेशो बी रेशो सी 8 रेशो 12 रेशो 15 रेशो। ठीक है, अगर बात करें, अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। मान लीजिए मेरे पास है ए रेशो बी कितना है? 1:3 और सी रेशो बी गिवन है 2:5। तो देन फाइंड क्या करना है? ए रेशो बी रेशो सी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर लीजिए ए बी सी। ए रेशो बी क्या है? वो 1:3 और सी रेशो बी है, तो पहले हम बी, इसको बी रेशो सी भी तो लिख सकते हैं। 5 आगे आ जाएगा, 2 बाद में चल जाएगा। तो बी रेशो क्या है? 5:2। एक तो रिक्सतान यहाँ पर बनाना है, एक रिक्सतान यहाँ पर बनाना है। ठीक है, अब इसको 2 तरीके से करेंगे। या तो ये समझ लीजिए आप, यहाँ इसके पास में कौन है? इस लाइन को देखो, पहली वाली को, इसके पास में है वही ये 3, तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर बैठ गया उठ के। पास में बैठना आसान होता है। यहाँ इसके पास में कौन है? ये 2 तो दूर हो गया, ये 5 ही है, तो ये 5। तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, यानी 5:15:6। यह क्या क्या कर सकते हो आप आसानी से? ए रेशो बी रेशो सी रेशो 1:3 की होता मुझे ए बी, और बी रेशो सी क्या है? 5:2। आप इस ट्रायंगल से चले गए, ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले। 1 5 जा 5, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप। आपको जो अच्छा लगे आप उसी तरीके से कीजिए जिसमें आप सूटेबल फील करें। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम यहाँ पर। यदि मेरे पास है ए रेशो बी कितना है? 2:3 और बी रेशो सी कितना है भाई? 4:5 और सी रेशो डी कितना है? 1:2। तो मुझे फाइंड आउट करना है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो, ये फाइंड आउट करना है। देन तो मैं क्या करूँगा? ए बी सी डी, ए के नीचे ए की वैल्यू 2 रेशो बी के नीचे 3, फिर कितनी आ गई? 4 5, और फिर सी डी कितना है? 1 2। ठीक है, अब ये
फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं एक प्रकार से, ये भर सकते हैं हम आसानी से। 3 पास में है, उसी लाइन में देखेंगे, ये नहीं है कि दूसरी लाइन में यहाँ 5, ये 5 और भी ज़्यादा नज़दीक है भाई, ये लिख देते नहीं। इसी लाइन में देखो, पहली लाइन ये है मेरी, 3 इसके पास में, 3 बैठ गया इसके पास में, फिर ये 3 चला गया। जैसे पड़ोसी बाज करा जाता हमारे घर पर, जैसे 4 है, 4 यहाँ पर आ गया। अब सेकंड लाइन की बात करते हैं, ये 5 इसके पास में, 5 आ गया भाई। अब ये एक ही है 2 की तुलना में तो नज़दीक, तो ये एक यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 जा 1, 5 3 जा 15 और 3 5 15, 15 दूनी 30, 8 12 15 30। ये तो इस मेथड से हो गया। अगर बात करें हम दूसरे की, जैसे बताया था मैंने 2:3। बात करें बीसी की तो कितना है 4:5। ट्रायंगल बनाया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, कितना आ गया भाई 8 12 15। ठीक है, अब ये तो ए बी सी आया है, सी डी अभी निकालना है। ये क्या होगा 1 2, ये क्या होगा, पहला 1 की 1 से मल्टीप्लाई 8, 12 की 12 की फिर इससे 12, फिर 1 की 15 से 15 और 15 की फिर 2 से 30। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार भी कर सकते हो आप ऐसे। ठीक है, आपके जो समझ में आया आप वो कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक मिश्रण है मेरे पास कि आरंभिक मात्रा है मेरे पास 150 लीटर, कितनी मात्रा है 150 लीटर है। इसमें दूध और पानी का अनुपात है 4:1 है, मतलब 4:1, 4 और 1 का अनुपात है। इस मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा और मिला दी जाए कि जिससे दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। मान लीजिए ये मिल्क है मेरे पास और ये है मेरे पास वाटर। ठीक है, मेरे पास पहला जो रेशो गिवन है 4:1 है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास ये बर्तन है, इसमें 4 और 1 का अनुपात, ये 4 तो कितना है दूध और ये कितना है पानी। ठीक है, इसमें अब पानी मिला दिया भाई, दूध वाले को दूध बेचना तो पानी तो मिलाएगा। फिर जिससे दोबारा कितना अनुपात हो गया, ये अनुपात 4:1 का न रहकर कितना हो गया 3:2 का हो गया। ठीक है, पूछ रहा है कि पानी कितना मिलाया, 4:1 है, दोबारा रेशो कितना हो गया 3:2। अब आप क्या कीजिए, 4 और 1 कितना हो गया 5, 3 और 2 कितना हो गया 5। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इसमें पहले 4 था दूध, तो दूसरी बार 3 तो नहीं होना चाहिए, हमने दूध निकाला थोड़ा ना है, दूध तो उतना ही है, क्वांटिटी तो उतनी रही है, लेकिन पतला बेशक पतला जैसे ही है हो जाए, मतलब दूध है कि मतलब जैसे पहले गाढ़ा होता है इतना गाढ़ा ना रहेगा, पतला बेशक हो जाए, लेकिन रहेगा तो 4 का 4। तो ये तो बराबर होने चाहिए, इन दोनों को इक्वल कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, पूरे को होगा। फिर इसको 4 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 4 2 8। ठीक है दोस्तों, ये भी 12 दूध, ये भी 12 दूध। ठीक है, बराबर है 3 और 8। ये देखो पहले शुरू में आरंभिक मात्रा कितनी है 150 लीटर, यानी 12 और 3, यहाँ पर कितना है 12 और 3 15, 12 और 3 को 15, 15 की वैल्यू 150 लीटर गिवन है, 1 की वैल्यू कितनी होगी 10 लीटर। यहाँ पर देखो ये डिफरेंस आया है 3 और 8 का, ये कितने का है 5, तो 5, 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5 × 10 यानी 50 लीटर। तो मेरे पास दूध की जो मात्रा मिलाई गई थी वो कितने हैं 50 लीटर और दूध मिलाया गया है, जिससे दोस्तों आपको क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये एचटेट के लिए विशेष लेक्चर तैयार किए गए हैं। ए और बी के काम करने की क्षमता सी की 2 गुनी है, यानी सी जितना काम करा है ए और बी दोनों मिलकर
उसका हम ना 2 गुना कर दें उसका। अगर मान लीजिए बात करें हम सी, मान लीजिए 1 बाल्टी पानी की भरता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितनी बाल्टी भरतेंगे? 2 बाल्टी पानी की भरतेंगे। और बी और जबकि बी और सी के काम करने की क्षमता ए की 3 गुनी है। मतलब अगर ए 1 बाल्टी पानी की भरेगा तो बी और सी मिलकर कितनी भर देंगे? 3 बाल्टी पानी की भर देंगे। ये है इनकी अक्षमता। ठीक है। कैपेसिटी, यदि साथ में मिलकर वे किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए अकेला किसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए टाइम एंड वर्क में का क्वेश्चन आ गया। इसमें आप याद रखिए क्या होता है, एक तो होता है टोटल वर्क, वो क्या होता है? कैपेसिटी इनटू टाइम, यानी जिसकी कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना कम टाइम लेगा। और टोटल वर्क, ये 2 चीज़ कभी नहीं बदलती। एक तो टोटल वर्क नहीं बदलता और एक कैपेसिटी नहीं बदलती आदमी की। ठीक है दोस्तों, ये नहीं बदलती, बाकी सब कुछ बदलता है। जैसे अब देखिए सवाल को, ए और बी की अक्षमता सी की 2 गुनी है, यानी ए और बी 2 काम करा है तो सी कितना काम करा है? 1 काम करा है। जबकि बी और सी ए की तिगुनी है, मतलब ए 1 काम करा है तो बी और सी कितना करा है? 3। अब इनको जोड़ो, 2 और 1 कितना होता है दोस्तों? 3। 3 और 1 क्या होता है? 4। मान लीजिए हमारे पास 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। अगर तीनों मिलकर काम करें तो 3 काम कर रहे हैं। यहाँ पर ए बी सी तीनों को मिल जोड़े तो 4 काम कर रहे हैं। ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है? तीनों मिलकर तो पूरा एक ही काम कर सकते हैं, तो हम इनको इक्वल करेंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा कितना होता है? 12। और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया कितना है? 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी देखो ये भी तीनों मिलकर 12 काम करते हैं, ये भी तीनों मिलकर 12 काम करते हैं। अभी बात बनी ना कुछ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ए की कैपेसिटी आ गई, ए की कितनी आ गई? 3। और सी की आ गई, सी कितना कर रहा है? 4। बी की आप निकाल सकते हो। अगर ए बी सी तीनों मिलकर 12 काम कर रहे हैं, ए 3 कर रहा है, सी 4 कर रहा है, तो 12 में से 3 और 4 7 घटाया तो कितना बचा? 5, यानी बी की कैपेसिटी आएगी। अगर देखो यहाँ से देखो, अगर आपको निकालना है टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है? डे ही होता है। टोटल वर्क, अगर हमारे पास टोटल वर्क आ जाए और कैपेसिटी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। ठीक है। तीनों मिलकर 12 काम कर रहे हैं, मान लीजिए तीनों मिलकर 12 बाल्टी पानी की भर देते हैं, तो क्या होगा? 12 दिन में कितने भर देंगे भाई? मैं एक दिन में 12 है तो 12 दिन में कितनी हो जाएगी? 144। कितनी हो जाएगी? 144। अगर ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और 144 बाल्टी पानी की भरनी है, एक दिन में 3 भरा है, तो 3 तक क्या कर देंगे? डिवाइड। कितना होगा? 48 डेज। ठीक है दोस्तों, आपसे इसमें ए पूछा गया है, आपसे पूछ ले सी कितना करेगा भाई? सी की कैपेसिटी आपको पता है 4 है, तो 144 अपॉन में सी। कैपेसिटी का पता है, टोटल वर्क का पता है। आप 2 से डिवाइड कीजिए, 72, 2 से डिवाइड 36 डेज। ये कितना हो जाएगा? 36 डेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ए बी सी की आय का योगफल 14,400 है। वे अपनी आय का 80%, 85% और 75% क्रमशः खर्चा कर देते हैं। अब उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। एक ही व्यक्तिगत आय ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बात कीजिए किसी भी व्यक्ति की आय की बात करेंगे। अगर इनकम की बात करेंगे, उसमें 2 ही चीज़ें इंक्लूड होती है, एक तो बचत, सेविंग, और एक क्या होता है? एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च। ये 2 ही चीज़ें इंक्लूड होती है। अगर किसी भी व्यक्ति की देखोगे आय, तो एक तो जो मतलब उसमें खर्चा होता है और एक बचत होती है, मतलब ये तो सेविंग होती है बचत, और ये खर्चा होता है तो एक्सपेंडिचर। ये 2 ही चीज़ों को मिलाकर आदमी की कुल इनकम बन जाती है, मतलब आय बन जाती है भाई। अभी देखिए, अगर ए और बी की आय का योगफल ज्ञान है तीनों के, बात करते हैं हम ए की।
अगर ए अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, खर्चा कर देता है, तो बचाता कितना है? 20%। टोटल आय तो 100% होगी। अगर खर्चा 80% कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 20%। 20% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/5। और ये किसके अनुपात के बराबर है? 8 के। तो यहाँ से 8 5 8 जा कितना होगा? 40। मतलब ए की आय निकाल दी भाई हमने, कितना है? 40। बी की बात करें, बी खर्चा कर रहा है 85%। कितना कर रहा है? 85%। तो बचा कितना रहा है? 15%। कितना होगा 15%? 3/20। और ये जो है रेशो में कितना किया होना है? 3 9। 3 1 जा 1, 3 3 जा 9। तो 20 किससे मल्टीप्लाई होगा? कितना होगा? 60। बात करें सी की, सी अगर 75% खर्चा कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 25%। 25 को क्या लिखेंगे? 1/4। किसके बराबर? ये बना में बचत है 20। 24 जा 80। ए की आई पता लग गई 40, बी की पता चल गई 60, सी की पता चल गई 80। और ए बी सी तीन हो गया। आई किसके बराबर है? यहाँ पर किसके बराबर आई? अगर जोड़ोगे 6 तो 10 18 180। यहाँ पर आई मैंने 180, लेकिन यहाँ पर कितना की होना? 14400। 1 0 से 1 0 कट गया। 18 8 जा 144, 18 8 144 0। यानी एक की आई है ये। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 80। अगर मुझे निकालनी है एक की तो 80 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 4 8 32, 3200 रुपये आ गई। ए की व्यक्तिगत आय आ गई भाई। बी की भी निकाल सकते हैं। 60 की 80 की गुणा कर दो, कितनी आएगी? 4800 रुपये। सी की भी निकाल दें, अगर 80 की गुणा करेंगे तो कितनी आएगी? 6400 रुपये। अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 14400 रुपये आएगी। कितना आएगी? 14400 रुपये आएगी। ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आया होगा। आपके अगर एक बार वीडियो देखने में नहीं समझ में आए तो आप वो वीडियो को दोबारा देखिए। ये इम्पोर्टेंट सवाल है एचटेट के लिए स्पेशली। देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है पहले वाले की तरह। ए और बी सी की आय का योगफल है 60 मतलब 6060 रुपये। वह अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्चा कर देते हैं। अब उनकी बचत का अनुपात 5 6 और 9 है। प्रत्येक ए की व्यक्तिगत आय ज्ञात करने वाली बात की थी हमने, इनकम बताया था आपको। अगर ए 80% खर्चा कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 20%। क्या लिखेंगे 20% को? 1/5। आप एग्जामिनेशन में ये नहीं करेंगे 20%, आप डायरेक्ट लिखेंगे 1/5। 1/5 इज इक्वल टू 5, यानी यहाँ से रेशो देखेंगे तो 5 5 जा 25। बी क्या है? 85% खर्चा कर रहा है तो कितना? 15%। मन मन में करोगे 15% कितना होता है? 3/20 मतलब 6, यानी 2। कितना आ गया? 40। सी मतलब 75% खर्चा कर रहा है तो बचाएगा कितना? 25%। 25% को क्या लिखेंगे? 1/4 की कितनी गिवन वैल्यू है? 9। 4 में 36। तो टोटल अभी बात करेंगे टोटल की। ए बी सी का योगफल कितना है? वहाँ पर गिवन है, टोटल कर लेंगे इसका। 4 5 11 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है दोस्तों, 101। और हमारे पास गिवन कितना है? 60। मतलब अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँ, 1 0 से 1 0, 6 1 जा 6 0 0, यानी 60 गुणा है। 101 का 60 गुणा, यानी काटोगे तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अब तो सिंपल है दोस्तों, ए की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर 25 है तो उसकी 60 गुणा ही तो करना है, कितना आएगा? 1500 रुपये। बी की भी 60 गुणा मतलब 2400 रुपये। और सी की भी 60 गुणा यानी 6 का क्यूब ही हो गया 216, मतलब 2160 रुपये। ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आया होगा। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे से मेहनत कीजिए और करते रहिए। एचटेट आपका क्लियर अवश्य होगा, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। 1 साल पहले मारुति और एम्बेसडर का खरीद अनुपात है 3:4।
एक साल पहले और वर्तमान मूल्य का अनुपात कितना है? 4:5 तथा 2:3 है। यदि मारुति और एम्बेसडर के वर्तमान मूल्य का अनुपात 3.9 लाख हो तो मारुति और एम्बेसडर की वर्तमान मूल्य बताइए। देखिए दोस्तों, अगर ये मारुति है और ये है एम्बेसडर, इनका एक साल पहले का खरीद अनुपात है 3:4। एक साल पहला और वर्तमान, मान लीजिए एक साल पहले को मैं मानता हूँ एल से, लास्ट ईयर, और ईब का मानते हैं प्रेजेंट का। कितना है? पहले की बात करें तो 4:5, मतलब L/P1 कितना आएगा? 4/5। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट की, आज के प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट की बात कितनी आएगी? 5/4। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे के निकालेंगे हम, इसको मानेंगे L2 और क्या मानेंगे? P2। ठीक है, मैं कितना है? 2:3, यानी P2 निकालना है मुझे। ठीक है, P2 निकालोगे तो क्या आएगा? P2 वर्तमान की 3/2। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे समझिए, इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे हम। 4:5 है ना, इसको पहले वाले में 5 ऊपर और 4 नीचे, तथा इसको 2:3 है, 3 ऊपर और 2 नीचे डिवाइड करते हैं। ऐसे ऐसे करके क्या होगा आपका? क्या आएगा? 3×5 15/4, 4×3 12/2। आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड, 3 से, 3×5 15, 3×2 4, यानी 5/4/2, यानी इस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे 1, 5/8, यानी टोटल कितना आ गया? 13। ये यूनिट हमारी 13, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 3.9 लाख। तो एक की वैल्यू कितनी आओगी? 0.3 लाख की मल्टीप्लाई 5 से 0.3 लाख से करोगे तो 1.5 लाख की मारुति है भाई। 0.3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी? 2.4 लाख की एम्बेसडर है। ये पुराने ज़माने की थी। ठीक है भाई, ये ही ट्रिक है। वैसे इसमें क्या है कि आप 5 ऊपर 4 नीचे, इसको इससे डिवाइड कीजिए। ये क्यों? एक साल पहले की है, वर्तमान में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 3 ऊपर 2 नीचे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार कर सकते हो आप। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको रखिए। इसी के टाइप का एक सवाल और करवाता हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों, सेम क्वेश्चन। पिछले साल ABC की आय का अनुपात है 3, 4, 5, जबकि पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात है 4:5, 2:3, 3:4 है। यदि उनके वर्तमान आय का योगफल 78,800 है तो ए की आय बताना है। आप लिखिए ABC और इनका रेशो लिखिए। गिवन आपको 3:4, 5:। अब ट्रिक लगानी है यहाँ पर भाई, क्योंकि हमें तो टाइम बचाना है। 5 ऊपर पहले वाला नीचे, मल्टीप्लाई करनी है 5/4, मल्टीप्लाई 3 ऊपर नीचे 2, 3/2, मल्टीप्लाई 3/4, मतलब 3:4 है तो 4 ऊपर 3 नीचे, यानी 4/3। अब इनको सोल्व कीजिए। आप सोल्व करोगे 15/4, 12/2, 20/3, मतलब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना है दोस्तों? 4 का और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4×3 12, 15×3 45, 12×6 72, 3/4 यानी 80, यानी ए का रेशो आया 45, बी का 72 और सी का 80। अगर इनका टोटल करें तो कितना आएगा दोस्तों? टोटल कर लेते हैं। 5 और 2 7 और 7 15 4 19, यानी 197 अगर ये है, और इनकी टोटल गिवन है 78,800, तो 400 पे कट जाएगा भाई। तो ए की ज्ञात करनी है मुझे। ए की कितनी हाई है मेरे पास? 45,
45 की और 4000 की मल्टीप्लाई कर दूँगा तो कितना आएगा 18,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, आपकी उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों सवाल, इफ़ ए प्लस बी इनका रेशो गिवन है 6, बी प्लस सी का रेशो गिवन है 7, सी प्लस सी का रेशो गिवन है हमें 8। ठीक है दोस्तों, और ए बी सी का जो टोटल है कितना है 14। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। आप इसको ज्ञात कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस सी, इसको ऐड कीजिए तो कितना आएगा 6 प्लस 7 प्लस 8, यानी कितना आया 21। और ये 2 टाइम हो गया ए प्लस बी प्लस सी का 21, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई 21/2। अगर मैं इसको एक यूनिट्स मानूँ तो इसकी वैल्यू तीनों की जोड़ की कितनी है 14। एक यूनिट्स की वैल्यू मानूँ 14/21 गुणा में 7, डिवाइड करूँगा इससे तो 7 दूनी 14, 7 या 21, यानी 4/3। मुझे फाइंड आउट करनी है सी की वैल्यू। अगर सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं ए बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। ए प्लस बी मुझे गिवन है 6, अगर 6 की 4/3 यूनिट से मल्टीप्लाई करूँगा 3 2 6, यानी 4 दूनी 8। ए और बी 8 है और टोटल ए बी सी की 14 है, तो सी की कितनी आएगी 14 माइनस 8। एक ए और बी को माइनस कर देंगे तो कितना है 6, यानी सी की वैल्यू हमारे पास कितना आया 6 आंसर आया। कितना है दोस्तों हमारे पास 6 आंसर आया। ठीक है दोस्तों, ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है, उनके खर्च का अनुपात है 3:2। यदि प्रत्येक 5,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए ए की आय मानी 4x और बी की आय मानी 3x। आय बता चुका हूँ मैं क्या होती है, उसमें क्या होता है आय में खर्च भी होता है और क्या होता है बचत भी होती है, ये दोनों चीज़ होती हैं आय में। अगर मैं आय से खर्च माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा, बचत बचेगी, सेविंग बचेगी। जैसे मैंने मानी ये आय 4x और ये 3x, ये ए की आय है 4x, बी की आय है 3x। इसमें से प्रत्येक 5,000 रुपये बचाता है, माइनस कर दिया तो किसका अनुपात बचेगा, ये अनुपात बचेगा बचत का। या क्या कर सकता हूँ मैं, आय से बचत माइनस किया तो क्या बचेगा, खर्च बचेगा। ठीक है दोस्तों, यानी खर्च का अनुपात, बचत माइनस कर दी मैंने, आय में से सेविंग को माइनस किया इनकम में से, तो एक्सपेंडिचर बचा मेरे पास, उनका रेशो है 3:2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 8x माइनस 10,000, 9x माइनस का 15,000, ये इस साइड ये आ जाएगा तो माइनस का 10,000 प्लस का 15,000, 9x से 8x माइनस हो जाएगा तो क्या बचा 5,000। x की वैल्यू कितनी आई 5,000, यानी ए की आई कितनी थी भाई 4x, 4x मतलब 4 गुणा में 5,000, यानी कितना आया 20,000। और बी की कितनी आई मतलब 3x, 3 गुणा में 5,000 15,000। ये किसकी आय आई है, बी की आय आई है। स्टेटमेंट है, हीरे की कीमत इसके बाहर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब जो भी हीरे की कीमत होगी नहीं, प्राइस होगा नहीं, वो क्या होगा इसके बाहर का मतलब वेट के क्या है अनुक्रमानुपाती है। मतलब इसके वर्ग का मतलब स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर है, स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। यदि हीरे को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, उसके बाहर का अनुपात कितना, वेट का अनुपात कितना भाई 1:2:3:4, यानी x 2x 3x 4x, ये इसका रेशो है। अगर मैं इनको जोड़ूँ तो कितना होगा, ये 10x के बराबर होगा। यदि इस हीरे को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो उनके बाहर का अनुपात ये है, मतलब इसके बाहर के वर्ग का अनुपात है, तो इसका स्क्वायर करेंगे x²।
प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 9x का स्क्वायर, इनका स्क्वायर प्लस 16x का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना होगा 100x का स्क्वायर। ये स्क्वायर ऐड किया तो कितना आया मेरे पास 16 9 25 4 29 30x का स्क्वायर। मतलब ये टुकड़े तोड़ दिए और ये टोटल बार था 10x और इसका स्क्वायर ये 100x स्क्वायर टोटल बार हुआ। लेकिन टुकड़े तोड़ने पर हमें हानि होती है, इसको टुकड़ों में तोड़ा तो हानि हुई कितने की 1.40 लाख की। मतलब इसमें डिफरेंस देखना कितने का है 70x का स्क्वायर किसके बराबर है 1.40 लाख। ठीक है, मतलब 70 से डिवाइड करोगे आप तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2000। कितनी आएगी 2000। ठीक है दोस्तों, और रियल मतलब वास्तविक कीमत कितनी होगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 100 इंटू में 2000 मतलब 2 लाख रुपए हीरे की वास्तविक कीमत है। वास्तविक कीमत कितनी है 2 लाख। ठीक है दोस्तों, इस रेशो में ही हम एलिगेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है इसको हम एलिगेशन से भी सॉल्व करके दिखाएंगे और आपको ऐसे भी सॉल्व करके दिखाते हैं। देख इसमें क्वेश्चन है हमें 20 किलोग्राम गेहूं को 30 किलोग्राम गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण की कीमत 24 रुपये किलोग्राम हो जाए। ठीक है दोस्तों, यानी सबसे पहले तो बात यही है, मान लीजिए 20 रुपये किलो 20 किलो गेहूँ है, वो है x रुपये। ठीक है दोस्तों, 20 किलो गेहूँ है x किलोग्राम, यानी 20x होगी उसकी टोटल की टोटल कीमत होगी ये। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर रुपये लिया x रुपये kg है तो टोटल ये कीमत आ गई इसकी। अगर 30 किलोग्राम की बात करूं तो ये y रुपीज़ आ गए तो 30y इसकी टोटल कीमत होगी। अब ये मिश्रण है, मिश्रण होगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा 24x प्लस y का। ठीक है दोस्तों, और ये किसके बराबर है 20x प्लस 30y के, यानी 24x प्लस 24y 20x प्लस 30y। इधर 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4y, इधर 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4y 4x, यहाँ पर कितना बचेगा 4x। सॉरी ये 24 को माइनस करेंगे तो 6y। ठीक है दोस्तों, यानी x अपॉन y 6/3 यानी 3/2 3:2। मतलब इस किलोग्राम को मिलाया जाएगा। जैसे 20 रुपये किलो गेहूँ था तो उसको 3:2 के अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, अब जैसे इसको एलिगेशन से करेंगे, यहाँ एलिगेशन से कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा ये 20, ये कितना गया 30 और ये कितना है 24 बीच में। 30 में से 24 माइनस किया तो 6, 24 में से 20 माइनस किया तो कितना आया 4, तो यहाँ कितना होगा 3:2। कितना आएगा 3:2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार निकालेंगे हम, ये इसका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन, सबसे पहले तो अगर हम एलिगेशन की बात करेंगे ना तो एलिगेशन क्या होगा सेम चीज़ पर लगेगा। अगर ये CP है ये CP है तो यहाँ बीच में भी क्या चाहिए मुझे CP चाहिए। और दूसरी बात एलिगेशन में ये है 20 रुपये पर kg, यानी आखिर में जो भी हमें क्वांटिटी आएगी वो kg में आएगी। मतलब ये बाद वाली संख्या है नहीं, ये देगा हमें एलिगेशन प्रयोग करने के बाद। जैसे क्वेश्चन क्या है 20 रुपये पर kg चावल को 28 रुपये पर kg चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण का विक्रय मूल्य है। मतलब ये तो CP देती है 20 रुपये पर kg। ठीक है, और ये दूसरा फिर CP दे दिया, ये CP1 है ये CP2 है 28 रुपये पर kg। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे दिया विक्रय मूल्य 30 रुपये पर kg। अब दुकानदार को 20% का लाभ हो। सबसे पहले क्या ज्ञात करूँगा मैं इसका
सीपी ज्ञात करूँगा। सीपी कैसे ज्ञात करूँगा? अगर मुझे 20% का लाभ है, मतलब 1/5, 5 क्या है मेरा सीपी, और 5 में 1 लाभ है तो जुड़ेगा 6, यानी 6/5 आया। अगर 5 यानी 6 की वैल्यू, ये क्या आ गया मेरा एसपी, 6 की वैल्यू 30 है, यानी 6/5, 6 पंजे 30, तो 5 पंजे 25, यानी सीपी कितना आया मेरा 25 आया। तो अभी हम डायरेक्ट एलिगेशन का प्रयोग कर देंगे। क्या है 20, 28 और कितना आया 25। 28 से 25 माइनस गया 3, और 25 से 20 माइनस गया 3/5। इस रेशो का प्रयोग करते हुए हम इसका चावल ये पर केजी आया है। ये इस चावल का मतलब 20 रुपये किलो चावल का प्रयोग, तो 3 किलो का प्रयोग करेंगे हम। 28 रुपये पर किलो चावल का 5 किलो चावल का प्रयोग करेंगे, तब हमारे बीच में एक क्वांटिटी आएगी 25 रुपये पर केजी। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया होगा आपके। देखिए क्वेश्चन, शराब का भाव 60 रुपये लीटर, यह मुफ्त रूप से मिलने वाले पानी के साथ मिला दिया जाता है। इसमें फ्री का पानी मिला दिया जाता है और मिश्रण को बेच दिया जाता है भाई 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। तो 25% का लाभ होता है। यह है अभिष्ट अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर हम सीपी पे बात कर रहे हैं तो यहाँ भी सीपी और यहाँ पर भी सीपी चाहिए। 25% का लाभ, 25% का मतलब क्या है 1/4। अगर ये सीपी है, 1 का लाभ हो रखा है तो मतलब 5/4। ये सीपी तो ये क्या हो गया एसपी। इसमें मेरा एसपी आया 5, लेकिन इसमें एसपी कितना है 50। 1 की वैल्यू कितनी आई 10, तो इस 4 की वैल्यू सीपी कितनी आएगी 40। ठीक है दोस्तों, अब मैं सीपी तो निकाल चुका हूँ इसका। अब देखिए 60 रुपये पर लीटर, पानी 0। ठीक है दोस्तों, ये क्या है वाइन और ये क्या है वाटर, और कितना है 40 रुपये पर। 40 में से 0 माइनस होगा तो 40, 60 से 40 माइनस होगा तो 20, यानी कितना होगा दोस्तों ये 2/1। कितना आया 2/1। इसके हिसाब से मिलाया जाएगा तो मिश्रण को क्या करेंगे हम 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचा जा सकता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़। देखो दोस्तों, 16 रुपये पर केजी गेहूं को 26 रुपये पर केजी वाले गेहूं को 24 किलोग्राम है। इसकी क्वांटिटी कितनी है 24 किलोग्राम। किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण लागत का मूल्य 20 रुपये पर केजी हो जाए। यानी 16 रुपये पर केजी गेहूँ एक, 26 रुपये पर केजी गेहूँ है, और मिश्रण इनका 20 रुपये पर केजी, यानी कितने आया 6। 26 से माइनस करेंगे और 16 से माइनस करेंगे कितना आएगा 4। 20 से 16 माइनस किया 4, मतलब कितना आया 3/2 के अनुपात में मिलाना चाहिए। लेकिन ये 26 रुपये पर केजी वाला गेहूँ है ना, इसका ये आया, ये इसकी क्वांटिटी दे रखी है 24 किलोग्राम है। कितने किलोग्राम है 24, यानी इसकी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36 किलो गेहूँ। इसकी मात्रा कितनी थी 24 किलो और ये कितना है 36 किलो। यहाँ पर भाई ये बाद वाला है ना केजी, मतलब ये क्वांटिटी हमारा जो रेशो आएगा ये केजी का आएगा, 3 किलो और 2 किलो का। ठीक है दोस्तों, ये आपकी समझ में आया होगा। एक बाड़े में कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। कुल मिलाकर अगर सिर गिने तो उसके 40 हैं और पैरों की संख्या 100 है। तो मुर्गियों की संख्या बतानी है भाई। ये तो है मेरी गोट और ये है मेरी हैन। ठीक है दोस्तों, अगर 40 की देखो हैन है, हैन के पैर कितने होते हैं 2 और गोट के कितने होते हैं पैर 4। ठीक है, अगर 40 की 40 सिर है तो इसका मतलब 40 चीज़ होंगी, कुछ भी हो। अगर 40 की 40 मुर्गियाँ होंगी तो उनके पैरों की संख्या कितनी होगी 80। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अगर 40 की 40 बकरियां होंगी तो उनके पैरों की संख्या कितनी होगी? 160। लेकिन हमारे पास पैरों की संख्या कितनी है टोटल? 100। 100 से 80 माइनस 20 और ये माइनस किया तो कितना आया? 60। यानी कितना आया? 1:3। यानी टोटल कितना आया यहाँ पर? 4। लेकिन क्या वैल्यू 4 की है? लेकिन सिर कितने हैं? 40। यानी 10 से मल्टीप्लाई, इसकी 10 से मल्टीप्लाई 30 और इसकी 10 से मल्टीप्लाई तो कितना आया? 10। यानी गोट कितनी है भाई मेरी? 10। और हैन कितनी है दोस्तों? हैन की संख्या है 30। ठीक है, इसको एक दूसरे सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, एलिगेशन का प्रयोग है। ठीक है, दूसरा कैसे करेंगे? अगर मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी है मुझे, ठीक है, और 40 सिर हैं, मैं ज्ञात करता हूँ। अगर 100 है मेरे पास, हैन प्लस गोट, टोटल इनके पैरों की संख्या कितनी है? 100। अगर हैन की पैर ले मैं, फिर भी हैन जोड़ दिए तो कितनी संख्या आएगी हैन की? 80। कितनी आई? 80। 2 पैर होंगे नहीं, 40। अगर इनको माइनस करेगा तो गोट बची, कितनी बची? 20। कितनी बची? 20। कितनी बची गोट? 20। ये पैरों की संख्या 20। गोट नहीं बची हैं, ये पैर हैं, अतिरिक्त पैर। बकरी के कितने पैर होते हैं? 4। लेकिन मैं सिर्फ 2 पैर टोटल लिए हैं मैंने। 40 के अगर 2 पैर होते 80 होते, तो ये 2 अतिरिक्त पैर किसके उससे बचे हैं? गोट के पैर है ना 2। 20 तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 10। यानी गोट की वैल्यू कितनी आ गई? अगर गोट की वैल्यू पता करो तो मैं कितनी आई? 10। तो हैन की टोटल 40 है, 40 में 10 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 30। ठीक है दोस्तों, आशा आपके समझ में आएगा। ये भाई ये आया है ना, ये आई है मेरे पास गोट के पैरों की संख्या 20। गोट के पैरों की संख्या मतलब दो अतिरिक्त होते हैं ना, मैंने एक ही लिया। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, आशा है, उम्मीद आपके समझ में आया होगा। एक व्यक्ति के पास 10 जानवर हैं, उसमें कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियाँ हैं। एक कुत्ता 6 बिस्कुट खा जाता है और बिल्ली 5 बिस्कुट खाती है। एक व्यक्ति के पास 56 बिस्कुट है टोटल, तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या बताओ। ये डॉग है भाई, ये कैट है। अगर 10 के 10 कुत्ते होंगे, 10 जानवर हैं, 6 बिस्कुट एक खाता है, तो 10 के 10 कुत्ते कितने खा जाते हैं? 10 60 बिस्कुट खा जाते हैं। अगर 5 बिस्कुट एक बिल्ली खावा है तो 10 बिल्ली कितनी खाओगे? 50 बिस्कुट। लेकिन मेरे पास बिस्कुट हैं 56, ये कितना है? 6, ये कितना है? 4। यानी 3:2। यानी टोटल करूँगा तो कितना आएगा? 5। क्या मेरे पास 5 जानवर हैं? नहीं, मेरे पास तो 10 जानवर हैं। 2 से मल्टीप्लाई, इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई 4, इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई, तो इसका कितना है? 6। यानी कुत्ते की संख्या 6 और बिल्ली की संख्या 4 और टोटल जानवर कितने हो गए? 10। ठीक है, और दूसरा तरीका था, अगर मान लीजिए मेरे पास डॉग के बिस्कुट मिला के और कैट के बिस्कुट मिला कर कितने हैं? 56 है। बात करता हूँ मैं कैट की। ये भी कैट, ये भी कैट, और 5 बिस्कुट एक कैट खाती है, मतलब एक बिल्ली 5 बिस्कुट खाती है, तो 10 बिल्ली कितने खाएंगी भाई? 50 खाएगी। अगर मैं कैट माइनस कर दिया तो कैट माइनस क्या बचा यहाँ पर? सिर्फ क्या बचा? डॉग। 6, ये 6 बिस्कुट बच गए अतिरिक्त। और डॉग कितने खाता है? 6, मतलब बिल्ली से कितना एक्स्ट्रा है? 1 बिस्कुट। 1 बिस्कुट एक्स्ट्रा है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 से भाग करेंगे 6 को तो 6 ही आएगा। मतलब कुत्ते की संख्या आ गई यहाँ से मेरी, कुत्ते की संख्या कितनी आ गई? 6। अगर कुत्ते की संख्या 6 आ गई तो बिल्ली की संख्या अपने आप आएगी। टोटल जानवर 10 हैं, तो बिल्ली कितनी आ सकती है? आप या तो इस मेथड का प्रयोग कर सकते हो या इस मेथड का प्रयोग करें, जो भी आपके लिए सूटेबल है मेथड है, आप उसी का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक मजदूर को 30 दिन के लिए काम पर रखा जाता है। 30 दिन के लिए
और प्रत्येक दिन का 10 रुपये मजदूरी प्राप्त करता है, मतलब एक दिन की मजदूरी उसकी 10 रुपये। छुट्टी जाने पर 2 रुपये काट लिए जाते हैं भाई, 2 रुपये की प्लंटी लगा देते हैं और 2 रुपये घटा दिए जाते हैं उसके। यदि महीने के आखिरी में उसे 216 रुपये प्राप्त हुए तो कितने दिन काम पर आया और कितने दिन छुट्टी पर रहा, मतलब प्रेजेंट और एब्सेंट की बात हो रही है। अगर मजदूर 30 के 30 दिन काम पर आता, 10 रुपये एक दिन के मिलते हैं, तो 30 दिन में कितने रुपए कमाता? 300। अगर मजदूर 30 के 30 दिन छुट्टी पर रहता है तो मजदूर को कितने रुपए देने पड़ते? हमें देने पड़ते। अगर 1 रुपये एक दिन के वो 2 रुपये हमें देता है तो उसे 60 रुपये हमें देने पड़ते, मतलब 60 रुपये का नुकसान हो जाता है उसको, और उसको फ़ायदा हुआ है 216 रुपये का काम करके। ये 216 में से जब भी मैं माइनस 60 है तो ये प्लस हो जाएगा, 216 प्लस 60 यानी 276। ठीक है दोस्तों, और जब भी 300 में से 216 माइनस करूँगा, यानी बड़े में से छोटा माइनस करना है एलिगेशन में, तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस करके 84। ठीक है दोस्तों, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 12 से 84, 12 से इसको डिवाइड करोगे, 12 दूनी 24, 3 से 12 36 यानी 23। प्रेजेंट रहा 23 दिन, एब्सेंट रहा 7 दिन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। एक जार दूध से पूरी तरीके से भरा हुआ है, उसमें से 10 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, पानी की समान मात्रा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, मतलब एक बार पहला दोहरा ली, एक बार और दोहराई जाती है। अब दूध और पानी का अनुपात 16:9 है। उस जार में दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? मान लीजिए ये है मिल्क, ये वाटर, कितनी क्वांटिटी है? 16 और 9। अगर मैं बात करूँ मिल्क और वाटर की जगह यहाँ पर क्या करूँ? मिक्सचर मतलब मिश्रण किसका है? मिल्क प्लस वाटर। ये कितना है? 16, और ये 16 प्लस 9 कितना होगा भाई? 25, 16 25, यानी 2 बार प्रक्रिया दोहराई है तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। अगर यही प्रक्रिया सवाल में होती 3 बार तो क्या होता है? इसका क्यूब रूट होता है। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5, यानी 4 से 5 1 किलो। 1 किलो दूध निकाल लिया जाता भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 किलो दूध नहीं निकाला जाता, पूरा 10 किलो दूध निकाला जाता है, ठीक है। तो 10 की 4 से भी गुणा होगी, 40 किलो तो दूध उसमें, और 5 की भी 10 से गुणा होगी तो 50 किलो, यानी मिक्सचर है तो वो 50 केजी है। तो मतलब प्रारंभ में जब वो पूरा का पूरा दूध से भरा हुआ था तो कितने किलोग्राम दूध होगा उसमें? 50 केजी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपके समझ में आया होगा। एक जार दूध से पूरी तरह से भरा हुआ है, यदि 20 लीटर दूध निकाल लिया जाए और पानी की समान मात्रा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। मतलब एक बार तो पहला 20 लीटर दूध निकाल लिया, पानी मिला दिया इतना ही मात्रा में, और 2 बार और यह प्रक्रिया करी है, मतलब टोटल कितनी बार हो गया? 3 बार। दूध और पानी का अनुपात कितना है? 64:61 है। उस मिश्रण की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मिल्क और वाटर आपको गिवन है 64:61, और मिल्क और मिश्रण मतलब मिक्सचर की मात्रा कितनी है? मिक्सचर में क्या होगा? मिल्क भी होगा और क्या होगा? वाटर भी होगा। 64 में क्या ऐड करोगे? 61, मतलब 5:12, यानी 64 रेशो कितना आया? 1:25। अब ये प्रक्रिया पूरी हो रही है 3 बार। कितनी बार में हो रही है? 3 बार। तो इसका क्या निकालूंगा मैं? इसका क्यूब रूट। क्या निकालूंगा? क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट 4, 125 का क्यूब रूट 5, यानी 4 तो बढ़ गया 1, यानी एक मात्रा बढ़ी है, एक मात्रा नहीं। दूध आई बार निकालना है, अगर यूँ मिश्रण था तो इसमें दूध निकाला जाता है 20 लीटर। कितना निकाला जाता है? 20 लीटर। तो आरंभिक मात्रा है, यू टोटल है ना, तो यू टोटल 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 100 लीटर। तो आरंभिक मात्रा कितनी थी? 100 लीटर थी। आरंभिक मात्रा कितनी थी? 100 लीटर थी। आई बात समझ में?
एक बर्तन की क्षमता 64 लीटर है। इस बर्तन में 16 लीटर दूध निकालकर इसके स्थान पर पानी की मात्रा मिला दी जाती है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। इस प्रकार नए मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करनी है भाई। आप ये बताइए 16 लीटर दूध निकाला मैंने 64 मत है, कितना भाग है इसका 1/4, मतलब 1/4 बार निकाल रहा हूँ तो शेष कितना बच रहा है उसमें बर्तन में 1 - 1/4 यानी 3/4। ठीक है दोस्तों, 16 लीटर दूध निकाल गया, इसके स्थान पर पानी मिला दिया। इस प्रकार 2 बार प्रक्रिया होगी, मतलब टोटल कितनी बार होगी 3 बार, टोटल होगी 3 बार, यानी 64 गुणा 3/4 गुणा 3/4 गुणा 3/4 कट गया 64, कितना आ गया 27। ठीक है दोस्तों, यू क्या आ गया मेरे द्वारा, यू आ गया मेरे द्वारा मिल्क, जो शेष बच रहा था। तो पानी की मात्रा बतानी है मैंने वाटर की, तो 64 में से 27 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 37। ठीक है दोस्तों, यह है मेरे पास पानी की मात्रा 37। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप एक फार्मूला बताता हूँ आपको, ये भी लगा सकते हैं, x - 1/x × n। ये n है नंबर ऑफ वर्क, मतलब जितनी बार काम किया गया, 2 बार 3 बार जितनी बार। ये x क्या है मेरे पास टोटल क्वांटिटी, कितनी है टोटल क्वांटिटी। ठीक है, और y ये है रिप्लेस क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी रिप्लेस की गई है। x टोटल क्वांटिटी और ये रिप्लेस क्वांटिटी, ये 1 - y/x की पावर n। इस फार्मूले का प्रयोग भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन होंगे, उम्मीद है मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ। मान लीजिए एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। कितने लीटर दूध है 80 लीटर मिल्क है। ठीक है दोस्तों, और 8 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, उसके स्थान पर फिर पानी मिला दिया जाता है। 8 लीटर दूध क्या है एक्सचेंज कर दिया, दूध निकाला और पानी अंदर डाल दिया। ठीक है दोस्तों, और यह प्रक्रिया एक बार और की जाती है, मतलब बर्तन में बचे दूध की मात्रा बतानी है। तो एक बार और कर रही, एक बार यहाँ करी, एक बार और करी, इसके अलावा तो 2 बार करी। 8/80 यानी कितना बचा 1/10 यानी 9/10 दूध बच गया। तो 80 गुणा में 9/10 कैंसिल, 9 - 9 = 81, 81 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 × 8/10 यानी 64.8 लीटर दूध बच गया। कितना बच गया 64.8 लीटर दूध बच गया। जैसे ये फार्मूला बताया है x कितना हो गया इसमें 80 लीटर टोटल, y कितना हो गया रिप्लेस क्वांटिटी मतलब 8 लीटर, और n नंबर ऑफ वर्क कितनी बार हो गया 2 बार। जैसे 80 1 - y/x यानी 8/80 इंटू में n का मतलब 2, 80 गुणा 1/10 यानी 9/10 तो 9/10 ये कट गया, तो ये भी कितना आएगा 64.8 लीटर आएगा। आखिर में कैंसिल हो गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने अपना चैप्टर कंप्लीट होने के कगार पर है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। सिक्कों पर आधारित प्रश्न है। एक थैले में 180 रुपये इस प्रकार हैं। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। उनकी संख्या का अनुपात है 2 3 4। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है मैंने। 1 रुपये का सिक्का कितने हैं 50 पैसे के हैं, कुछ 25 पैसे के हैं। उनका अनुपात दे रखा है 2:3:4। एक बात बताओ अगर 1 रुपये का सिक्का है तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर 50 पैसे के सिक्के हैं उनको रुपये बनाने के लिए 2 पैसे 2 सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी, डिवाइड ही कर लेते हैं। अगर 25 पैसे का एक सिक्का है तो 1 रुपया बनाने के लिए हमें 4 सिक्कों की ज़रूरत होगी, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो आप बाद में इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, बात बराबर ही हो जाएगी। 4 × 1 = 4,
ये 2 एलसीएम लिया तो 4 3 2 1 जा 2, तो टोटल कितना आया। अगर 9 रुपये ही है, बात है हमारे पास 180 रुपये की, तो 1 रुपये की से मतलब 20, एक की वैल्यू कितनी आई है, 9 यूनिट्स की वैल्यू है 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 20। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि यहाँ इसको सीधे डायरेक्ट इसी से गुणा कर देते हैं, जो सिक्कों की संख्या गलत हो जाती है। पहले हमने यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 4 से मल्टीप्लाई कितना आया 8, 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 रुपया तो 1 से यहाँ डिवाइड कर ले ना कर ले बात बराबर है, 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 6 8। अब ये रेशो हो गया हमारे पास नया, 1 की वैल्यू काटी थी 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करता सभी को, 160 सिक्के, 120 सिक्के और 80 सिक्के। अगर इनके आप रुपये बनाओगे तो बराबर आएंगे 180 आएंगे। देख 80 रुपये, 80 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो कितने रुपये हो गए 80। अगर 120 सिक्के हैं मेरे द्वारा 50 पैसे के, तो 50 पैसे के 120 सिक्के हैं तो रुपये कितने होंगे 60 रुपये होंगे। अगर 160 सिक्के हैं मेरे द्वारा 25 पैसे का एक सिक्का है, तो कुल रुपये कितने होंगे 40 रुपये होंगे ये, तो कितना आ गया 180 रुपये ही आया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप इस बात का ध्यान रखियो। इसमें इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं दोस्तों। एक थैले में 378 सिक्के इस प्रकार है, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, उनकी संख्या का अनुपात है 13:11:7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। बात याद रखनी भाई, ये है सिक्के 378 के अब सिक्के हैं, और उसमें क्या था मेरे पास 180 रुपये थे, तो सिक्के हैं तो 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। ठीक है दोस्तों, कितने हैं 13 11 7, इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 28, 2 से 22 और 1 से, यानी रुपये के सिक्के बना लिया इनके। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28 + 22 30 20 50 और 6 63, और एक की वैल्यू है 378 की। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 6, कितनी आई 6। 63 को 378 को 63 से भाग देगा तो 1 की वैल्यू कितनी आई 6। तो मेरे पास मुझे काटनी है वैल्यू पैसे की, 50 पैसे के सिक्कों की, तो कितनी आएगी 22 सिक्का 132 सिक्के। ये हैं दोस्तों यहाँ पर सिक्के। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर रुपये होंगे तो पहले वाला मेथड अप्लाई होगा, अगर सिक्कों की बात होगी तो इस मेथड का प्रयोग होगा। तो दोस्तों आपके ये चैप्टर उम्मीद है समझ में आया होगा, स्टेट के लिए बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे।